हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी शिक्षालय। मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा और आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में लगी हुई कहानी गैंग्रीन या रोज, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई हिंदी कहानी है। यह कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी से हमारे एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन बनकर आते हैं, तो चलिए इसकी एक डिटेल्ड वीडियो दृष्टि बुक से हम देख लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं गैंग्रीन कहानी के बारे में प्रमुख तथ्य और उसके प्रमुख उदाहरण। आई होप आप लोगों को यह वीडियो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर देख लें। गैंग्रीन कहानी को पहले हम रोज़ कहानी के नाम से जानते थे। रोज़ का अर्थ है प्रतिदिन और गैंग्रीन एक बीमारी है। हम लोग अगर कहानी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस कहानी का नाम रोज़ क्यों था और ये गैंग्रीन क्यों रखा गया। तो चलिए देख लेते हैं आगे। बिंदु को डलहौजी जेल मई 1931 में लिखा गया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अज्ञे ने इसे डलहौजी जेल में रहकर मई 1931 ईस्वी में लिखा था। और किसे लिखा था? बिंदु को लिखा था। यह कहानी विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। विपथगा कहानी संग्रह में 12 कहानियाँ संकलित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 विपथगा, नंबर 2 पगोड़ा वृक्ष, नंबर 3 हरसिंगार, नंबर 4 हरीति, नंबर 5 रोज़, नंबर 6 अकलंक, नंबर 7 दुख और तितलियाँ, नंबर 8 मिलन, नंबर 9 एकाकी तारा, नंबर 10 अमरवल्लरी, नंबर 11 कड़ियाँ और नंबर 12 शत्रु। चलिए कुछ महत्वपूर्ण इसके फैक्ट देख लेते हैं। नोट का अर्थ होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज़। पहले संस्करण में 1937 में रोज नाम से, फिर 5वें संस्करण में 1990 ईस्वी में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि रोज कहानी का नाम किस संस्करण में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1990 ईस्वी में रोज़ कहानी का नाम गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया। चलिए इसके प्रमुख प्रतिपाद्य देख लेते हैं। यह अज्ञे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है, यानी बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। पहाड़ी गांव का परिवेश है। मैं शैली में लिखी गई संवादात्मक कहानी है। मध्यवर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। पहाड़ी गांव का परिवेश है, इसका मतलब है कि जो कहानी है वह एक पहाड़ी गांव का परिवेश लिए हुए है। मैं शैली में लिखी गई संवादात्मक कहानी है और मध्यवर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है, यानी इस कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न निरस्ता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण किया गया है। चलिए अब इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। प्रमुख पात्र में सबसे पहले आती है मालती। मालती लेखक के दूर की रिश्ते की बहन या सखी है। मध्यवर्गीय स्त्री है। विवाह पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की थी, जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। महेश्वर की पत्नी है और टीटी की माँ है, यानी मालती के पति का नाम महेश्वर होता है और मालती के पुत्र का नाम टीटी। अगले प्रमुख पात्र हैं लेखक। अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नोट करने वाला है कि लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिलने जाता है।
तो 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तनों से चिंतित रहता है। लेखक जो है वह विवाह के उपरांत जो मालती है उसमें हुए परिवर्तनों से वह चिंतित रहता है। अगला पात्र है माहेश्वर, जो कि मालती का पति है। पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टीटी का पिता है। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। और अगला पात्र है टीटी, जो कि मालती और माहेश्वर का पुत्र होता है। चलिए अब इसके प्रमुख उद्धरण यानी इसके प्रमुख कथन देख लेते हैं। मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। यह कथन लेखक कहता है मालती के विषय में। आगे है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। आज मैं कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। मैंने जब उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है और एक बच्चे की माँ भी है। आगे लेखक कहते हैं, क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। आगे लेखक कहता है, मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की। आगे मालती का कथन है, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। यह कथन महेश्वर के संदर्भ में कहा गया है। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। आगे है, मालती कहती है रोज ही ऐसा होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है क्योंकि इसी कथन के आधार पर इस कहानी का नाम रोज पड़ा था। आगे देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, वैसे हाँ जैसे या घर जैसे मालती। आगे लेखक कहते हैं, वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत वहीं थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत के स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य का इतना अंश तय कर लिया है। आगे है, मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। आगे, वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह कथन लेखक का है।
लेखक आगे कहते हैं, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। आगे मालती कहती है, इसके चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। आगे लेखक कहता है, माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। आगे लेखक कहता है, सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। आगे लेखक कहते हैं, तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। तो यह रही गैंग्रीन कहानी। गैंग्रीन कहानी के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आप लोग अगर इस कहानी को इतना पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने अभी तक गैंग्रीन कहानी पूरी नहीं पढ़ी है तो भी आप इस कहानी का इतना अंश पढ़ लेंगे, यह आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।